अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ज़ाब्ता फौजदारी जो कि लॉ है उसमें तरामीम अनाउंस कर दी हैं और कहा यह जा रहा है, वज़ीर आज़म ने यह कहा कि जनाब इससे आम आदमी को अब जल्दी और फौरी जो है इंसाफ मुयस्सर हो सकेगा, क्योंकि बहुत सारी हिचेस खास तौर पर थाने लेवल पे जहां पे कंप्लेंट, एफआईआर और जिसमें जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर जाली एफआईआर हो जाती हैं, नाजायज एफआईआर हो जाती हैं, तो इन तमाम चीजों को एड्रेस किया गया है। और जाली और नाजायज एफआईआर आम तौर पर गरीब और जो जिनका जो असर रसूख नहीं रखते उनके खिलाफ होती हैं। तो कम से कम इससे इस जो तरामीम आई हैं इनसे ये तो इंश्योर हो जाएगा कि अब कोई भी जाली एफआईआर काटने की कोशिश नहीं करेगा। इसके मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता चलता हूं। उन्होंने कहा है कि जनाब एसएचओ के लिए एक तो ग्रेजुएशन होना लाजमी होगा, मेरा ख्याल है कि शायद ये पहले भी है, और जो बेरोजगारी पाकिस्तान में रही है, पीएचडी और मास्टर्स भी एसएचओज लगे हुए हैं इस वक्त थानों में। मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ये एक अच्छा है तरीकाकार, ताकि कम से कम कुछ प्रेशर तो बिल्ट होगा। फौजदारी मुकदमात का ट्रायल 9 माह में होगा, ये पहले भी मौजूद था लेकिन इस दफा फिर इसको री एम्फसाइज किया गया है। ट्रायल मुकम्मल ना होने पर ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट को वजाहत देने की पाबंद होगी। गवाह ना आए तो वीडियो लिंक बयान भी काफी होगा। मनशियात मुकदमात में सजाए मौत खत्म करने की तजवीज दी गई है। गैर कानूनी पुलिस हिरासत पर 7 साल तक सजा। ख्वातीन की जासूसी और पीछा करना जुर्म, वीडियो, ऑडियो और ईमेल भी शाहिद होंगे। हरासमेंट के हवाले से, खास तौर पर जो ख्वातीन की हरासमेंट है उसके हवाले से ये एक अच्छा कदम है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी तलब कर ली। जो एमक्यूएम का जो एक प्रोटेस्ट था कल सिंध के लोकल गवर्नमेंट लॉ के खिलाफ, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की। उन्होंने कहा, आई हैव टेकन नोट ऑफ द वायलेंस यूज्ड बाय सिंध पुलिस अगेंस्ट एमक्यूएम्स पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिंध's लोकल गवर्नमेंट लॉ एंड हैव कॉल्ड फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम इंटीरियर मिनिस्ट्री. Sindh Chief Secretary and Sindh IG will take necessary action against those responsible after receiving these reports. एक लीडर MQM का कहना है कि उनकी जान गई, लेकिन अब जो पुलिस की रिपोर्ट्स आई हैं उससे ये वाज़ेह हो गया कि शायद वो उस वक्त उस प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं थे, उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने बाकायदा उनको जियो फेंसिंग की उनके मोबाइल से कि वो कहां किस वक्त कहां पे मौजूद थे। तो जहां पे टीयर गैसिंग या जो भी तशद्दुद हो रहा था उस वक्त वो मौसूफ साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और उसमें उन्होंने डिटेल्स मांगी हैं और स्ट्रिक्ट इंक्वायरी है। और उन्होंने कहा कि जो है इस पर बाकायदा एक्शन भी लिया जाएगा अगर कहीं पे रॉन्ग डूइंग होती है। इसके साथ साथ मुराद अली शाह साहब ने एमक्यूएम के लीडर अमीनुल हक साहब से फोन पर बात भी की और उनको कहा कि बहुत सारे मामला जो हैं वो टेबल पर बैठकर हल किए जा सकते हैं और हम आज भी इसके लिए तैयार हैं। कल मकबूल सदीकी साहब ने काफी धुआंधार किस्म की तकरीर की और उसमें उन्होंने वजीर आजम को भी कहा कि जी आप फौरी तौर पर कराची पहुंचें और आईजी को मुअत्तल किया जाए क्योंकि वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, डीआईजी। और फिर इस हद तक भी कहा कि ये पीपल्स पार्टी के गुंडे हैं जो यूनिफॉर्म में एमक्यूएम के ऊपर जिन्होंने तशद्दुद किया। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एहसन भून साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने आज दरखास्त दायर कर दी है, आईनी दरखास्त कि नवाज शरीफ गिर तरीन की जो लाइफ टाइम नाअहली है उसको ख़त्म किया जाए। और उसमें कहा गया है कि अपील का हक ना मिलना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली न सिर्फ रुकन असेंबली के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि मुतल्लिका हल्के के वोटर्स के बुनियादी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसलों में आर्टिकल 62 के इतलाक के पैरामीटर्स तय किए हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो इलेक्शन चैलेंज हो सिर्फ इसको कलअदम किया जाए। ये एक इंटरेस्टिंग मूव है क्योंकि ये काफी दिन पहले हमें पता था कि आईनी दरखास्त तैयार कर ली गई थी, लेकिन शायद एहसन भून साहब किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे और वो यकीनन यही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस
کی جو سیٹ ہے اس پہ اب عمر عطا آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 2 فروری کو آ رہے ہیں. تو شاید یہ ریزن ہو, لیکن ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں آصف بشیر بھاگٹ صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. بھاگٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب, تجزیہ کار, ماہر قانون, اسٹوڈیو میں میرے ساتھ, بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب. جنرل اعجاز امان صاحب تجزیہ کار ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, ہر معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں اور بہت ہی شائستہ تجزیہ ہوتا ہے ان کا. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا بھی. جنرل صاحب اگر اجازت دیں تو آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا. ایم کیو ایم کے معاملے پر جو صورتحال بنی, اس پہ ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ کل ہمیں جو بتایا گیا تھا ناصر حسین شاہ صاحب نے کہ پی ایس ایل جو آج سے شروع ہوئی ہے اس میں بہت سارے جس راستے پہ وہ جانا چاہ رہے تھے وہاں پہ ان ہوٹلز میں ٹیمز ٹھہری ہوئی تھیں جن میں آپ کے فورن پلیئرز بھی موجود تھے, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے کسی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ کو روکنے کی وجہ سے ان کو روکا جا رہا تھا کہ وہ سی ایم ہاؤس کی طرف نہ جائیں. لیکن آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے تو سینٹی پریویل ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں جنرل صاحب؟ تھینک یو ضمیر صاحب. دیکھیں جو کچھ کل ٹیلی ویژن پہ دیکھا, کیونکہ ہم کراچی سے بہت دور بیٹھا ہوں میں تو, اور یہاں جو کچھ ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہے وہ بڑا بہیمانہ استعمال تھا طاقت کا, اور جس طریقے سے پولیس نے نہتے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا بہت افسوسناک ہے. اور جس شدت کی عورتوں اور مردوں کو مارا گیا اور ان کے سر تک میں لاٹیاں ماری گئیں, یہ پولیس کا تشدد کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ ان کی جان لینے کے لیے ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کس ذلت آمیز طریقے سے لوگوں کو گھسیٹا جا رہا تھا اور کیا جا رہا تھا, جو قابل مذمت ہے. اب وہ پروٹیسٹ کتنا لمبا ہو سکتا تھا, کتنے دن وہ بلاک رکھ سکتے تھے, یا وہ کتنے دن بلاک رکھنا چاہتے تھے, یہ تو شاید انکوائری سے بات سامنے آئے گی. ان کا مطالبہ جو لوکل باڈیز لاز کو ریویو کرنے کے لیے تھا وہ جائز تھا. اس کو پولیٹیکل پروٹیسٹ کی صورت میں اگر انہوں نے لیا تو اس کا ریسپانس بھی پولیٹیکلی ہی آنا چاہیے تھا, اتنے تشدد شاید ضرورت نہیں تھی. اور اگر وہ پریس کلب کی طرف, جس کا انہوں نے طور پہ اعلان کیا تھا, اگر وہ پریس کلب کی طرف جاتے اور چیف منسٹر ہاؤس کی طرف نہ جاتے تو شاید اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل سینٹی مسٹ پریویل. جو احتجاج کا طریقہ ہے اس میں بھی ماڈریشن اور سلجھاؤ آنا چاہیے, اور اس طرح کی پولیٹیکل پروٹیسٹ کو ہینڈل کرتے ہوئے بھی طاقت کا بے دریغ استعمال, غیر انسانی استعمال بھی قابل مذمت. بالکل. اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا جو انہوں نے آج رسپانس دی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر رسپانس ہے؟ یہ کل ہی کر لینی چاہیے تھی ایفرٹ, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید سید مراد علی شاہ صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی کل, اور وہ اخباروں میں بھی یہ خبر چھپی ہوئی تھی. تو آج جو رسپانس, یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یا وہ سامنے آ کے ملنا چاہتے نہیں تھے, یا وہ چاہتے تھے کہ تھوڑے سے ٹیمپرز کول ڈاؤن ہو جائیں پھر اس سے بات کی جائے. لیکن پولیٹیکل پروٹیسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل مسائل جتنے حاصل ہوتے ہیں, ان کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ڈھونڈنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو, نہ کہ تشدد کی طرف جانا چاہیے, دونوں طریقوں. جنرل صاحب اب یہ آپ نے کہہ تو دیا ہے, لیکن اب تو 2 مارچ اور بھی تیار ہیں. ایک 27 فروری کا لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی لے کر آ رہی ہے, اور ایک 23 مارچ کو ڈسپائٹ گورنمنٹ ریزرویشن, شیخ رشید صاحب نے بھی بتایا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا سینٹی اس میں پریویل کرتی ہے کہ اس کو گورنمنٹ کیسے ہینڈل کر سکے گی. لیکن یو آر ویری رائٹ کہ پولیٹیکل سولوشن ہونے چاہیے. اس پروٹیسٹ میں رائٹ فرام دا اسٹارٹ کا جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں جو غلط نظر آ رہی ہے, جس کو ریویو کرنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو 23 مارچ, جس میں فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں اور یوم پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے, وہاں پہ سیکیورٹی انوائرمنٹ بڑے
जो बहुत ज्यादा एहतियात की जाती है, कोई एम्बेरसमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना बिल्कुल बिल्कुल सही। गिल साहब इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं तो अभी, क्योंकि आपने कहा कि सैनिटी शुड प्रिवेल और तरीके से मामला, लेकिन इस पर यकीनन मैं आपका कमेंट लूंगा, जाएंगे जब इस पर राजा आमिर अब्बास साहब, क्योंकि आसिफ बशीर भागड़ साहब रिप्लाई करेंगे ऑन द पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सिंध। तो आपका क्या ख्याल है कि ये एमक्यूएम जो है वो जरूरत से ज्यादा यहाँ जब भी इलेक्शन करीब आना शुरू होते हैं तो वो इस किस्म की शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल तो प्राइम मिनिस्टर को भी थ्रेट उन्होंने कर दिया कि जी फिर अगर आपने एक्शन ना लिया तो हम आपको भी फिर इसका जिम्मेवार ठहराएंगे। नहीं ज़मीर, ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ इसका जो सोल इसका वजह है वो वजह है लोकल बॉडीज के जो नए लॉज आए हैं, और उसमें जो इस अंदाज में वो जो हमारे आइन जो कहता है कि आपने इख्तियारात को निचली सतह तक लेके जाना है, और उन लॉज से लग रहा है कि लोकल बॉडीज को बिल्कुल टूथलेस बॉडी बना के और इख्तियारात ऊपर ही रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली दे आर सपोज्ड टू बी अंडर लोकल बॉडीज, वो मिनिस्टर्स अपने पास रखें। और जिसकी एक हमने कल ही एक तस्वीर देखी कि वो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो साहब थे, उनकी करोड़ों अरबों रुपए उनके घर से बरामद हो रहे हैं और ईंटें निकल रही हैं, और यही वो अट्रैक्शन है जो फिर मिनिस्टर्स को नजर आती है कि जनाब इन अदारों में तो इतनी कमाई की जगह है। सेकंड थिंग इज के कराची की जो सूरत हाल है, जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था। एमक्यूएम नो डाउट कि वो वाली एमक्यूएम नहीं है, लेकिन एमक्यूएम का एक वहां पे स्ट्रक्चर मौजूद है, एमक्यूएम की एक एग्जिस्टेंस है, पीपल्स पार्टी ये जानती है। और इस सूरत हाल में अगर वो कोलिजन की तरफ जाते हैं और इस किस्म का वो फोर्स वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनको इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि कराची अर्बन एरिया में अगर ये चीज एस्केलेट कर जाती है, बढ़ जाती है, तो ये पॉलिटिकली एक बड़ा डिस्टर्बिंग सी हमें सिचुएशन कराची, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी का जो हमारा हब है कराची है, और वहां पे डिस्टर्बेंसेस आए, और फिर इस बात को चाहे वो शख्स वहां पे मौके पे मरा है या नहीं मरा है, लेट द इन्वेस्टिगेशन कम, बट अगेन मरने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। द वे द पुलिस वाज मैन हैंडलिंग, वो जिस अंदाज में, और खासकर ख्वातीन बच्चे, हमने वो वीडियो क्लिप्स देखे हैं, तो ये तो आज अभी इमरान खान साहब ने पुलिस की बड़ी इस्तेलाहात की, तो एक मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए कि पुलिस बैटन चार्जिंग के भी कोई तरीका कार होता है, कोई टांग पे मारी जाती है, ख्वातीन बच्चों को अलहदा किया जाता है, कहाँ है वो जो इनकी पानी की गन्ने या दूसरी चीजें कि उसको इस्तेमाल नहीं किया, और इस अंदाज में। और एमक्यूएम मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान के कॉज की बात आ रही है, क्योंकि पीएसएल अगेन इट्स अ नेम के पाकिस्तान अब क्रिकेट में ऊपर जा रहा है, और बड़े अरसों के बाद, सालों के बाद इस मुल्क में बाहर की टीमों ने आना किया है, बल्कि अगले महीने अब वो एग्जैक्टली। तो इस चीज को मद्देनजर रखना हर पाकिस्तानी का एक कौमी फरीजा है कि जहां पे नेशनल कॉज है हम उसको डिस्टर्ब ना करें अपने पर्सनल। और अगर उनके माइंड में कहीं ये बात थी कि हम उन होटल्स और उन जगह को या पीएसएल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं समझता उनके ज़हन में थी, और जो रैलीज होती हैं दुनिया में निकलती हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर घर के बाहर ही जाना है। ये कराची क्योंकि उन्होंने अनाउंस पहले किया था कि कराची प्रेस क्लब जाना है, और उसके बाद उन्होंने चेंज किया, बट स्टिल विजुअल्स दे वर वेरी अगली, बहुत तकलीफदेह चीजें थी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि डिस्पाइट के पुलिस रोकने की भी कोशिश कर रही है, और वो फिर भी एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ख्वातीन उनको रोक भी रही हैं, वापस खींच देंगी। आसिफ बशीर भागड़ साहब, ये जो आज सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये कल भी हो सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो भी ये इंसिडेंट हुआ है कल, जो मासूम बच्चे थे, ख़वातीन थी, और जो भी पार्टी वर्कर्स थे वहाँ पे, वो उनका कोई कसूर नहीं था। ये तो आपको पता है कि हमेशा से एमक्यूएम की जो लीडरशिप है, वो जब भी कोई मैं समझता हूँ कि उनके अपने एक पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं। माजी में भी आप देख लें कि कल की आप मकबूल सिद्दीकी साहब की आपने वो सुनी होगी, जो उनकी थी, मैं भी सुन रहा था कि जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे, ये उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा था, कोई ऐसा कोई वो कहता है नामालूम एजेंडा था, जिसकी बिना पे, क्योंकि उनकी पहले जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया थी, उनके साथ इनका पूरा सेटलमेंट हुआ था
کہ ہم یہاں سے نکلیں گے, شارع فیصل سے نکلیں گے اور ہم جائیں گے پریس کلب تک, اور ان کو بتایا گیا تھا کہ پی ایس ایل کی ٹیمیں جو ہیں وہ فلاں فلاں ہوٹلز میں ٹھہری ہیں اور یہ جو ہے ایریا ہم اس کو ریڈ زون کیا ہوا ہے ان کی وجہ سے. اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, ریسنٹلی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہماری یہاں سے جو میچ چھوڑ کے چلی گئی, سری لنکن ٹیم کے ساتھ کیا ہوا, کرکٹ کی وجہ سے جتنے آپ کو پتا ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ میں جو کرکٹ کا کریز ہے وہ اسی طرح پاکستان میں بھی ہے, اور ہم کتنے سالوں سے اس حسرت میں ہیں کہ یہاں پہ کرکٹ میچز ہوں. تو وہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس تصویر کا اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا تو یہی وہ انتظامیہ تھی, یہی وہ پولیس تھی کہ جس کو ہم نے اور تمام تجزیہ کاروں نے یہ کہنا تھا کہ ان پولیس جو تھی یہ کہاں تھی, یہ روک نہیں سکی ان کو جس کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. لیکن اس کو میں تو ڈیفینڈ نہیں کرتا اور نہ ہی سندھ گورنمنٹ نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. چیف منسٹر صاحب کی طبیعت کل ٹھیک نہیں تھی, اس کو فوراً آنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر صاححب کے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ٹویٹ سے پہلے ہی چیف منسٹر صاحب نے ہوم سیکرٹری جو سندھ ہے ان کو ایک انکوائری کا آرڈر کیا, اور اس انکوائری کو آپ ڈیٹیل میں دیکھیں, اور اس میں ڈیٹیل میں یہ ہے کہ جو وہ پولیٹیکل پارٹی نے جو روٹ چینج کیا اس کے بارے میں بھی دیا جائے, اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جس طرح سے خواتین اور بچوں کے اوپر تشدد ہوا ہے اس کے اوپر بھی انکوائری کی جائے, اور جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بلا شبہ کارروائی ہونی چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ نیگوسیشن کی بات کرتی ہے, پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کرتی ہے. ہمارے منسٹر نے, لوکل گورنمنٹ منسٹر نے میڈیا پہ آ کے سندھ جو ایم کیو ایم کے لوگوں کو, صاحب تو کہہ رہے تھے کہ کچرا صاف کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد کا 27 فروری کو شروع کرنے ہیں یادگار قائد اعظم سے. نہیں 27 فروری کو کچرا صاف کرنے آ رہے ہیں. جی وہ آج ان کا بیان, کیونکہ کل وہ کچرا صاف کروا رہے تھے نا لاڑکانہ کا, وہاں پہ انہوں نے انوگریٹ کیا, تو انہوں نے وہاں جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اب ہمیں اسلام آباد میں جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کو اب ہمیں صاف کرنا نکال, مطلب یہ انہوں نے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے کہا ہے. اس گورنمنٹ سے جان چھڑوانے کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہمارا 27 فروری کا مارچ ہے وہ بلا شبہ اس گورنمنٹ سے جان چھڑوانے کے لیے وہ مارچ ہے. اور جو آپ دیکھ لیں جو مہنگائی ہے, جو لا قانونیت ہے, جو کرپشن ہے, ابھی تو وہی ادارے جو پرائم منسٹر صاحب جن اداروں کا ذکر کرتے تھے کہ جو جن اداروں کا نام لے کے جو پریویس گورنمنٹس ہیں ان کو کہتے تھے کہ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا, پرائم منسٹر صاحب ایک سانس میں 50 دفعہ نام لیتے تھے کہ یہ دیکھیں جی انڈیکس بڑھ گیا ہے, یہ کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی ہے. اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اب دیا کہ پاکستان میں کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے, لیکن وہ اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہت ہی فضول. اور فواد چودھری صاحب کی میں اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کیا رکھا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں, یہ سب ڈرامہ ہے, مطلب 400 لوگ یا پتہ نہیں 800 لوگ ایک پروونس سے, تو اٹس ناٹ دی بیرومیٹر. لیکن آپ اس کو دیکھ لینا کہ اس کو انہوں نے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی نے جو انڈیکس دیا ہے, یا جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو الیج کر رہی ہیں کہ اس گورنمنٹ میں کرپشن بڑی ہے, تو اس کی انہوں نے خود ہی اس کی تصدیق کر دی کہ جب انہوں نے اپنے احتساب کے جو ان کے مشیر تھے جب ان کو خود ہی ہٹایا پرائم منسٹر نے. اسی پہ آئیں گے. ہاں بالکل, وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. مصدق عباسی صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ, اس پر بھی بات کرنی ہے. جنرل صاحب بھاگٹ صاحب نے بھی اور راجہ عامر عباس صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک مطلب آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے کہ بڑی مشکل سے ایک صورتحال بن رہی ہے. ناؤ اگین گوئنگ بیک ٹو پیپلز پارٹی, تو پی ڈی ایم کے شاید اس آئیڈیا سے خلاف تھی کہ 23 مارچ کو نہیں آنا چاہیے اسلام آباد, جس وجہ سے انہوں نے 27 فروری رکھ لیا ہے. تو یہ تو اس سے بھی بڑا ایونٹ ہے اسلام آباد کا 23 مارچ کو, اگر وہ یا 23 مارچ کو اگر بضد ہے پی ڈی ایم, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو پاکستان کے لیے ایک بڑا ایک سوالیہ نشان پیدا ہوگا, کیونکہ یہی حکومت کہتی تھی کہ یہی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ کہتے تھے کہ دیکھیں چائنیز صدر کا دورہ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا بیکاز آف 126 دن کے دھرنے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو بہت ہی ریسپانسبل لوگ ہوتے ہیں, اور جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر وہ اپنے پروٹیسٹ کو وہ شکل نہ دیں جو پورے ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے. اب 23 مارچ کا دن اسلام آباد میں ہونے والی پریڈ اور اسلام آباد میں اس وقت جو سیکورٹی انوالومنٹ ہوتا ہے, جو لوگ بائی ڈیزائن اس دن پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بضد ہیں کہ ہم 23 مارچ کو ہی نکلیں گے, تو وہ پاکستان کے لیے بھی کوئی نیک نامی کا باعث نہیں بن رہے ہیں, پولیٹیکل انمیچورٹی کا اور وائلنس کا دعوت دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انہیں اس تاریخ کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا, اس میں کوئی سیکنڈ آپشن ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ 23 مارچ کو نہ آ سکیں گے نہ انہیں آنے دیا جائے گا. بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے پولیٹیکل
डिसीजन मेकिंग को रिविजिट करें, बिल्कुल। रिव्यू करें इस तारीख के ऐलान को। हाँ, 24 या 25 को बेशक है, सियासी जमातों का ये एहतजाज हक होता है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और पॉलिटिकल प्रोसेस में ये एहतजाज चलते रहते हैं, लेकिन दिन और जगह के इंतखाब में कोई पॉलिटिकल सैनिटी और विजडम नजर आनी चाहिए, जो 23 मार्च की तारीख में यकीनन नजर नहीं आ रही। और ये बिल्कुल, you're very हैंडलिंग right. की बात अभी हम कराची के एतबार से कर रहे हैं, इसी तरह की एक हैंडलिंग मॉडल टाउन लाहौर में की गई थी, और उसका भी आज तक हम लोग देख रहे हैं कि वो भी एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी, जिसने आगे निकल के कहीं जाना था, या वो लोग अपने एक पॉलिटिकल कायद को वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल, वो तो इस सानिया तरह का मॉडल टाउन तशद्दुद भी यकीनन नहीं बहुत- होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो वैसे ही है, लेकिन होपफुली चीफ मिनिस्टर सिंध की जो इंक्वायरी की इनिशिएशन है ये शायद लॉजिकल एंड तक पहुंचे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो जिन शख्स की जान गई, एमक्यूएम जो क्लेम कर रही है कि उनके लीडर की, उनकी जियो फेंसिंग भी हुई, और उनकी लोकेशन जो है जिस वक्त ये बेट इन चार्ज और ये जब आंसू गैस फेंकी जा रही थी तो वो शायद वहां पे मौजूद नहीं थे। एनीहाउ इंक्वायरी हो रही है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़ाब्ता फौजदारी में जो तरामीम है इन पर भी जिक्र थोड़ा सा करेंगे, और दूसरे नए अकाउंटेबिलिटी जार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनके मुतालिक भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों चॉइस बने इमरान खान साहब की। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। भागड़ साहब, आपसे ही शुरू करते हैं क्योंकि आप वकील भी हैं। ज़ाब्ता फौजदारी में तारामीम, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप साबित होगा। जितनी तारामीम मैंने आपको कुछ सुना भी दी हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि गरीब लोगों के लिए तो सबसे बड़ा रिलीफ ये होगा कि इस महंगाई से अगर गरीबों को रिलीफ मिलेगा। और ये क्योंकि मैं खुद अब प्रैक्टिसिंग लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई आज से 15 साल पहले फौजदारी प्रैक्टिस ही करता रहा हूँ, ट्रायल्स भी करता रहा हूँ, और आप भी हमारा वास्ता तो है डे टू डे अफेयर्स जो हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कुछ चीज़ें तो पहले से ऑलरेडी हैं, जो शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने हैं ये तो पहले से ऑलरेडी है, और ये एसएचओ ग्रेजुएट होगा, ये क्योंकि एक इनके रूल्स होते हैं, आईजी साहब वो किसी वक्त भी चेंज करते रहते हैं जो मुतलका होते हैं। बाकी कुछ चीज़ें इन्होंने लाई हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो इससे पहले लॉज हैं, जो इससे प्रीवियस गवर्नमेंट्स भी लाई थी, और बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती रही हैं, पिछली गवर्नमेंट भी लाई, उससे पहली वाली गवर्नमेंट्स भी लाई, तो देखना यह है कि इन्होंने उस पर अमल दरामद किया कि नहीं किया। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि इससे पिछली गवर्नमेंट जो थी, वो शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट का उन्होंने एक बनाया, और एक फ्रंट डेस्क बनाए हर पुलिस स्टेशन में, कि क्योंकि अगर एसएचओ आपकी एफआईआर नहीं दे रहा तो आप ऑनलाइन वहां पे जाएं और फ्रंट डेस्क में वहां पे ग्रेजुएट बिठाएं। मैं वो ग्रेजुएट की बात से कह रहा हूं कि वहां पे ग्रेजुएट बैठेगा और वो वेल ड्रेस्ड होगा, और वो जो रिसेप्शन होगी वो उसमें सोफे होंगे, उसमें एसी होगा, सारा कुछ हुआ। लेकिन क्योंकि मैं ग्राउंड पे हूं और मुझे इन चीजों का अंदाजा है कि वो जो फ्रंट डेस्क है, अब वो फ्रंट डेस्क काम ही नहीं करता। अगर कोई गरीब आदमी जाता है कंप्लेंट करवाने तो वो कहते हैं जी कि जब तक एसएचओ मुझे परमिशन नहीं देगा मैं आपकी कंप्लेंट ऑनलाइन भी नहीं लिखूंगा। वो बात वहीं पे आ गई। बात ये है कि बात नीयत की है, उस पर अमल दरामद की है। और अगर आप वसीम अकरम प्लस के साथ पूरे पंजाब को चलाएंगे, मैं पंजाब की बात करता हूँ, ओके मुमकिन है कि ये तो इन्होंने सारे पाकिस्तान के लिए किया होगा, सारे सूबों के लिए किया होगा, लेकिन अगर आप वसीम अकरम प्लस से जो है वो पंजाब को चलाएंगे और आप पॉलिटिकल पोस्टिंग्स करेंगे, डीपीओज और डीसीओज और जो डीसीज हैं उनकी पॉलिटिकल पोस्टिंग है। ये ना तौर पर इल्जाम है कि पैसे लेके लगाए जा रहे हैं। मैंने वसीम अकरम प्लस की आपको इसलिए बात की कि वो जो इल्जाम है वो तो अब जुबान ज़द आम है, हर किसी को पता है। कल तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा कि जी कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता था, जितना भी हम कर सके हैं पंजाब में ये बुज़दार साहब की वजह से। सर, ये मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अनपॉपुलैरिटी है ना, वो इन्हीं बातों की वजह से है, इन्हीं बातों की वजह से है कि जब वो पूरा पंजाब कहता है कि इस वसीम अकरम प्लस ने पंजाब को तबाह कर दिया इंतजामी तौर पे, मुआशी तौर पे। आप अंदाजा करें कि जमींदार के साथ, किसान काश्तकार के साथ, अभी हमने कोई 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में हमने ट्रैक्टर किसान मार्च किया, और यकीन करें कि जो जमींदार के साथ हुआ है, मैं खुद जमींदार हूं, मेरा जरिया माश, क्योंकि मैं वकालत नहीं करता, तो मेरा जरिया माश प्योरली फार्मिंग है।
और डीएपी फर्टिलाइजर जो थी वो आज से 1 साल पहले, 1 साल जो पिछले सीजन में हमने फर्टिलाइजर ली थी वो हमने 3,500 में ली थी। इस वक्त हमें फर्टिलाइजर डीएपी 10,000 में मिल रही है, 3 गुना रेट बढ़ गए। मिल गई थी जी, मिली नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि हमें जब हमने गंदम के नीचे डालनी थी नहीं मिली, जब हमने यूरिया चाहिए थी यूरिया हमें महंगी भी नहीं मिल रही थी। इसके बाद आप आ जाएं कि जो हमारे पंप्स हैं, जो हमारे जो बिल आते हैं, जो इलेक्ट्रिक पंप्स हम लगाते हैं पानी के लिए, उनके जो पिछले कोई तकरीबन आप समझ लें कि 15 साल से उनके फ्लैट रेट्स आ रहे थे, 5 रुपए यूनिट था। इन्होंने आके इसको 5 रुपए से बढ़ा के 18 रुपए यूनिट कर दिया, और साथ में वो सारे टैक्सेस जो उस पर नहीं लगे हुए थे, एग्रीकल्चर नहीं एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड था ना टैक्सेस पे, बिल्कुल। इन्होंने वो जो कमर्शियल टैक्सेस थे वो हमारे ऊपर लगा दिए। इस वजह से आप अंदाजा लगाएं, और क्या हुआ कि आज से 12 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो हमने जो दहान थी, जो मुंजी थी, वो हमने 3,000 रुपए पर 40 kg बेची, और उस वक्त डॉलर जो था वो 80 रुपए का था। आज डॉलर 180 रुपए का है। आज हमारी दहान की कीमत है 1,500 रुपए, और हमारी जो दहान की कीमत इस दफा हमने जो पैदावारी कॉस्ट भी पूरी नहीं करती। वही गुजारिश कर रहा हूं कि दहान हमारी 1,500 रुपए पे चली गई, और हमारी जो इनपुट है वो आज से 12-13 साल बाद 4 टाइम हमारी इनपुट जो है वो 4-5 टाइम हमारी हाई हो गई है, और रुपया डी वैल्यू हो गया। अगर हमें आज 1,500 रुपए मिल रहा है, आज 1,500 रुपए पे मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें एक्चुअली तो वो 600 रुपए पर 40 kg मिल रही है। और आप अंदाजा लगाएं, और ये सारी मेहरबानी उसी वसीम अकरम प्लस की है, और इसी वजीर आजम की है, और इसी गवर्नमेंट की है। राजा मेरे पास आप क्विकली, क्योंकि फिर मैं चाहूंगा कि ज़ाब्ता फौजदारी पर जनरल साहब कंक्लूड कर दें। देखिए, ज़ाब्ता फौजदारी में इट्स अ वेरी नाइस थिंग, बहुत अच्छी बात है कि इस हुकूमत का कम से कम फोकस गया कि जनाब कानून जो हमें अंग्रेज दे गया था उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन अमेंडमेंट्स होने के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इम्प्लीमेंटेशन। उन अमेंडमेंट्स पे ग्राउंड पे काम हो। आपने कहा जी SHO BA होना चाहिए, भाई वो तो PhD है, और वो PhD है पैसे पकड़ने में, वो तो इतनी आला डिग्री रखता है। आप इस चीज की तरफ तवज्जो दें कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा, हिफ्ज़े बेजा में रखने में 7 साल की सजा दे दी, लेकिन वो जो उसने पैसे थाने से इकट्ठे करके ऊपर तक पहुंचाने हैं उसका सदेबाप क्या है, और सिर्फ थाने की हद तक क्या टोटल फोकस है? असल फोकस करें कि लोअर अदालतों की तरफ भी, अदालतों की तरफ, उनके जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसकी तरफ। और ये इट टेक्स टाइम बट इट्स गुड कि ये हुकूमत कम से कम उस तरफ आई है। इससे पहले तो हमने जो कानून साजी देखी थी वो पर्सन स्पेसिफिक होती थी, किसी खास आदमी के लिए किसी, और उसकी वजह ये थी कि उधर वो उनकी जो सियासत इससे पहले थी, हमारे यहाँ पार्लिमानी जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सियासत है उसमें वो चाहते हैं कि पुलिस को कब्जे में रखें, उसमें वो चाहते हैं कि लोग उनके दरवाजों पे बैठे रहें। तो ये आप सब कुछ यही करते हैं, यही होता है जनाब, कि SHO भी आपका हो, थानेदार DSP भी हो। तो इन चीजों को रोकने के लिए ऑल्दो कि इन्होंने कहा था कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, और वो पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक नजर नहीं आए, तो इसके साथ साथ अगर वो पुलिस रिफॉर्म्स कर लेंगे और इंडक्शन का तरीकेकार, देखिए अगर आपने SHO का एज सच कोई रोल नहीं होता, उससे ज्यादा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का होता है, IOs का होता है। अगर IO आपका एक नीचे कांस्टेबल से प्रमोट होके गया हुआ है ASI, पढ़ा लिखा नहीं है, और वो तो पूरी, और मेरे ख्याल में ये शायद SHO की बात नहीं है, ये IO की बात होगी कि कम से कम उसको BA होना उसका जरूरी है, लाजमी है। बिल्कुल। जनरल साहब, ज़ाब्ता फौजदारी जब तक पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाता, जब तक ये एक टूल के तौर पे ये इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल होगा सियासतदानों के हाथों में, तो उस वक्त तक इसमें किसी बेहतरी की तवक्को करना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है गवर्नमेंट ने अच्छी नीयत का इजहार जरूर किया है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकेबिलिटी है, जिस तरह अभी कह रहे हैं कि कोई जाली FIR दर्ज नहीं होगी, कौन डिटरमिन करेगा कि ये FIR तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। जब एक कंप्लेनेंट आता है और वो कंप्लेंट करता है तो FIR तो दर्ज करनी है, वो तो इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी कि ये मैलाफाइडी थी या जेन्युइन प्रॉब्लम था ऑन ग्राउंड जिसकी वजह से FIR दर्ज हुई है। तो FIR को ये कहना कि जाली FIR दर्ज नहीं होगी, ये खामियाजी है, प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। इसी तरह जब तक थानेदार और जिस तरह ये 18th अमेंडमेंट के बाद एक प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया पुलिस,
اب جب تک प्रोविंशियल हुकूमत से आप इसको आजाद नहीं करेंगे उस वक्त तक ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहेगी। थाने कचहरी की सियासत जो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अब भी वही है। और कोई पॉलिटिकल लीडर, शायद ये भागीर साहब को बात अच्छी ना लगे, कोई एमपीए या एमएलए ये नहीं चाहता कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, लोग एम्पावर हो और लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको ताकत या इख्तियारात उनको मुंतकिल किए जाए ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रोल अदा कर सकें। ये कोई भी नहीं चाहता। हर आदमी ताकत अपने हाथ में रखना चाहता है और यही वजह है कि पोलिटिसाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन है न वो पहले परफॉर्म कर रहे हैं न इस कानून के आने के बाद परफॉर्म करेंगे। भागीर साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें क्योंकि फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं ये अर्ज करूं कि ये बात दुरुस्त है कि ये सियासी टोल के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जब इस मुल्क में मार्शल लॉज रहे हैं, जब यही एमपी एमएनएज की जगह पे मॉनिटरिंग टीमें रही हैं और यहाँ पे जो हमारे फौजी ऑफिसर्स थे वो रहे हैं जो जिले को चलाते थे, जो बाकी सिविल सेटअप नहीं था और मार्शल लॉ की हुकूमत थी, तो तब भी ये टोल के तौर पे इस्तेमाल होते थे। और मैं समझता हूँ जाती तौर पे, ये मेरी जाती राय है, ये मेरी पार्टी की राय, मैं अपनी जाती राय में, क्योंकि मैं खुद क्रिमिनल प्रैक्टिस करता रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये सियासतदानों का कसूर नहीं है, सिर्फ ये रियासत का कसूर है। रियासत ये चाहती है, स्टेट चाहती है, देखें स्टेट चाहती थी कि आर्मी चीफ की जो है एक्सटेंशन में आप ये आना चाहिए। मेरी बात सुने, तो स्टेट का ये दिल था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए ये बिल पास करवाना है, तो वो बिल ऐसे पास हुआ था कि फिर आप सबने मिलकर वो बिल पास कर दिया। मैं समझता हूं कि अगर रियासत ये चाहे कि हम पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें, अगर रियासत ये चाहती है कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना और सारी करना है, तो मैं कहता हूं कि ये इनिशिएटिव भी रियासत को ही लेना होगा और पॉलिटिकल फोर्सेस खुद ब खुद साथ चल पड़े। जनरल साहब ने यही कहा कि तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डीपोलिटिसाइज होना पड़ेगा ताकि मुल्क में सही जमहूरियत भी चल सके और आम आदमी का भी तभी भला होगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब की अपॉइंटमेंट पर भी बात करेंगे और एहसन भून साहब की दरखास्त। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, जनाब नए अकाउंटेबिलिटी जार आ गए हैं, आप लोगों को खौफ लगा अपोजिशन पार्टीज को? लो जी, पहले तो वो नहीं कुछ कर सके, अब जो है शहजाद अकबर की जगह जो नए आए हैं वो तो आपको रगड़ देंगे। देखिए, मेरे ख्याल में बात यहाँ पे भी नीयत की है। मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की ना पहले नीयत थी कि ये कोई अकाउंटेबिलिटी करना चाहते थे। ये पहले भी आर्म ट्विस्टिंग करना, पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलाइन करना और मुख्तलिफ जो मनगढ़ंत स्टोरियां हैं वो फ्लोट करना, पहले भी इनका यही था। और जो शहजाद अकबर साहब थे वो भी किसी को, मेरे ज़ाती ख्याल में, क्योंकि पेशे के लिहाज से वो वकील हैं, मैं नहीं समझता कि कोई उनकी ऐसी प्रोफाइल थी कि वो कोई उनको एहतसाब का जो था वो मशीर में उनकी है मुकर्रर किया जाता। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। और उनको लाया गया, 3.5 साल वो रहे और बहुत लंबी वो दास्तानें हैं। अगर हम जहाँ पे वो इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि वो क्या क्या कर गए, चलें वो अभी आजकल आपके जो नेशनल मीडिया है और सोशल मीडिया पे वो चल रही है। मलिक रियाज साहब का भी जिक्र आ रहा है, और जो है अब्बासी साहब की है, मेरे जाती ख्याल में उनका भी अगर आप कैरियर देख लें कि वो नैब में उन्होंने सर्व किया, उससे पहले वो आर्मी में सर्व करते रहेंगे, उसका तो हमें नहीं पता। लेकिन जो चीज़ डिस्कस हो रही है कल से, जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो उनका जो अपना कैरियर है वो नैब में डीजी रहे हैं, डीजी सिंध रहे हैं, डीजी केपी के रहे हैं। और एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें कोई किसी कस्टम अप्रेजर को था, वो गया था उनके खिलाफ, किसी रिट पिटीशन में गया था मुसद्दिक अब्बासी साहब के खिलाफ कि इन्होंने मुझसे 80 लाख रुपए, 8 मिलियन इन्होंने मुझसे पैसे मांगे और उसके लिए मुझे इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद करवाया, जो मुझे जो किया। और उस पिटीशन में जो था वो सिंध हाई कोर्ट ने, और उसमें मल्टीपल मेरे ख्याल में जो कंप्लेंट्स थी, जो थ्रू प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, थ्रू मिनिस्ट्री जो थी, ठीक है, वो मल्टीपल। लेकिन ये जो स्पेसिफिक जो पिटीशन थी, उस पिटीशन में सिंध हाई कोर्ट ने जजमेंट दी इस पे कि ये जो ऑफिसर हैं ये शायद पीएलडी का हिस्सा भी है, वो रिपोर्टेड है, वो जो केस है वो रिपोर्टेड है कि ये फिट नहीं है किसी भी फील्ड पोस्टिंग के लिए और इनको हटाया जाए। लेकिन उनको हटाया नहीं गया। लेकिन वो सख्त आदमी है ना, डंडे वाला आदमी चाहिए था, इसलिए इमरान खान साहब ले आए। मैं समझता हूं वक्त कम है, अगर वो डंडे वाले हैं ना, तो आप ये अंदाजा लगा लें, हम फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से।
देखिए, मुसद्दिक अब्बासी साहब, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक इंतहाई शरीफ नफ्स शख्स हैं, और वो जो नैब के जो हम पीछे देखते आए हैं 2011 में जब उनको फारिग किया गया तो उनके खिलाफ कंप्लेंट्स थी काफी सारी, वो केपी में देखिए, थे। कंप्लेंट्स जब आप महकमे में होते हैं तो अगर आप कस्टम वाले से क्या तवक्का करेंगे जो कि इसी पल बूते पे रिश्वत लेके अप्रेजर्स, और खासकर अप्रेजर की पोस्ट तो ऐसी होती है 80 लाख तो वो दे के खाली 6 महीनों के लिए वहां अपॉइंट होता है खुद, और उस जैसे शख्स की बात सुनना मुझे नहीं पता कि लेकिन एक डिसीजन आया हुआ है, खैर छोड़ दीजिए। डिसीजन आया कि जी इसको देख आप जाती लीजिए। तौर पर जानते हैं, आपको क्या लगता है कि ये he'll be a changed now entirely कुछ करके दिखाएंगे ये, मतलब देखिए, एक बात रिकवरी रिकवरी होगी की है कि जो रिकवरीज हैं, एसिड रिकवरी एक साल में मैं नहीं समझता कि कुछ कर सकती है, क्योंकि जो कवानीन है इतना कुछ तो करके के गए थे शहजाद देखिए, अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब करके गए। देयर इज अ डिफरेंस, जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन जो मुतलका इदारा है, कानून इस पोस्ट को कोई इख्तियार नहीं देता किसी किस्म का कि वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन एफआईए इनके अंडर होगी। एफआईए ने इतना बेहतरीन काम किया और 100 आपने गवाहान बना दिए शहबाज शरीफ के खिलाफ। हाँ, एफआईए की हद तक एफआईए भी इनके अंडर सत्यानाश तो कर नहीं लिया है है। ना शहजाद अकबर ज़हन साहब। में ये रखिए कि इनके अंडर नहीं है, वो मिनिस्टर के अंडर होती है। एडवाइजर का काम जो है वो सिर्फ मेरे पास एडवाइस last minute है, अगर इजाजत दें तो। आई थिंक कि अगर वो उनके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि वो 1 या 2 केस ले लें, बाकी रोज को की बिल्कुल। प्रेशर खत्म करें और एक केस को भी मंतकी इंजाम तक पहुंचा जनरल साहब, दिया, your तो comment, that's sir. good. जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ब्रिगेडियर साहब को जानता नहीं हूँ, लेकिन जो इनके कॉलीग्स हैं जो हमारे भी जानने वाले हैं, उन सब की नजर में ये अच्छी रेपुटेशन के हामिल हैं, एक दयानतदार और शरीफ आदमी हैं। इनका एक्सपीरियंस भी नैब में काम करने का हर सतह पे है, तो ये उसके इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस को समझते हैं। अब अगर जिस तरह बात की अभी हमारे दोस्त ने कि राजा साहब ने जी। कि अगर ये प्रायोरिटाइज करके 1-2 केसेस ले जाएं और उनमें जितनी एविडेंस है 100 गवाहान की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल। सिर्फ एक गवाह के केस को ले लें। जिसमें बैंक का रिकॉर्ड है और एक शख्स जो 10,000 मुलाजिम है, अगर 3.5 अरब उसके अकाउंट में है, तो फिर इस एक केस को ही ट्रायल बना के अगर वो प्रोसिक्यूशन के लिए ले जाएं तो जुडिशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि उसको उस एविडेंस को रद्द कर सकें जिसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। तो प्रायोरिटाइज करके केस को ले जाने में इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। काफी डिटर्मिन्ड इंसान है और किसी पॉलिटिकल कुव्वत से मरूब न होने की वजह से एक्सपेक्टेड ये है कि ये चंद केसेस को एज ए एग्जाम्पल उनको कोर्ट में ले जाने में और जितना भी टाइम है उसमें कामयाब हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब, आसिफ भागट साहब, राजा आमिर अब्बास साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।